हाँ जी, तो नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 1 आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। आज के अध्याय में हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंट के बारे में। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भूमि का जो उपयोग है हम लोग किस किस प्रकार से कर रहे हैं या किस प्रकार से आजकल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कि परितंत्र क्या है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पर्यावरण के जो घटक हैं, प्रमुख घटक, वो कौन कौन से हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्थल मंडल हो जाएगा। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इस सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग अभ्यास भी इस अध्याय का करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक एक लाइन पढ़नी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते जाते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं पॉज करके रोकूंगा। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। काफ़ी दुख की बात है। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारतें बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू या आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो जो कुछ भी, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है। तो जो कुछ जो हमारे आसपास में है, जो हमें दिखाई देता है, जो हम देखते हैं, उसको हम लोग पर्यावरण कह सकते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर, अब अपना ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये लिस्ट बनाइए कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं कौन कौन सी है। ठीक है, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, इसलिए दिल्ली जो है काफ़ी प्रदूषित है, और भी कई शहर है जो काफ़ी प्रदूषित है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक ये काफ़ी खूबसूरत सा पिक्चर है। हम इसमें समझेंगे कि इसमें कौन कौन से मानव निर्मित है और कौन से इसमें प्राकृतिक निर्मित है। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो कि मानव निर्मित जो है ये हो गए आपको पर्यावरण के घटक। ठीक है, तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक है। एक है मानव निर्मित, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है मानव। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं मानव निर्मित में। तो मानव निर्मित में क्या हो गया? घर या इमारतें, पार्क, पुल, ये मानव निर्मित हो गया, पुल। फिर इसके बाद सड़क, ठीक है, इसके अलावा स्मारक, भवन, मंदिर जो भी है, उद्योग, तो ये हो गया मानव निर्मित के एग्जाम्पल। आइए अब प्राकृतिक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो जलमंडल, ठीक है, जलमंडल में आपका सारा जल आ जाता है, समुद्र का, महासागर का, जो बर्फ होते हैं वो सारा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का भी। वायुमंडल, इसके बाद स्थल मंडल जहाँ पे घर बना होता है,
और ये सजीव या जैव मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो जो जैव मंडल होता है, जैव मंडल होता है वो तीनों का कम्बिनेशन होता है, जल मंडल का, वायुमंडल का और स्थल मंडल का। और अंतिम है मानव। मानव में व्यक्ति, परिवार हो गया, उसका समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक स्थिति हो गया। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं मुख्यतः, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव, और इसके विभिन्न भाग भी हैं, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब आइए इसमें, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और कभी कभी हम उसको नष्ट भी करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए। उत्तर के वार्तालाप के से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। यानी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। यहाँ देखिए, जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, और जब दोनों मिलते हैं तभी यहाँ पे पूरा पर्यावरण। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण, ओके, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी का, ये फर्स्ट लाइन, अब आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी का कठोर भाग या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। यह चट्टानों व खनिजों से बना होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है चट्टानों खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतें से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल है। यह स्थल कृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों के सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है, ओके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा जो भी मंडल है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जल मंडल दिख रहा है आपको, ये हो गया वायुमंडल, जैव मंडल जिसमें सभी आ जाएंगे, स्थल मंडल, ठीक है। तो तीनों जिसमें जहाँ पे तीनों आ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए जल मंडल में यहाँ पे देखिए हो गया स्थल मंडल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जल मंडल हो गया, इधर स्थल मंडल या वायुमंडल। तो जब तीनों को आप कंबाइन कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैव मंडल। और यह जो होगा यह जीवन यापन के लिए जीवन यहाँ पे संभव हो सकता है जैव मंडल में, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, हवा भी है और रहने के लिए जगह भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको नोट कीजिए कि जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है कि जल ही जीवन है कहा भी जाता है। फिर ये पॉइंट नोट कीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो हम लोगों ने तीनों मंडल के बारे में पढ़ लिया, ऐसे हम लोगों ने परिमंडल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इसको कक्षा 6 में, ठीक है। तो ये स्थल मंडल हो गया, जहाँ पे स्थल होता है, स्थल वाले क्षेत्र को। जल मंडल में जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसके बाद फिर ये पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु तीनों, स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है।
इसके बाद है परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है, अब चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे मुझे अब अपना केरल याद आ गया। केरल में काफ़ी वर्षा होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत व नारियल के बागानों में लगातार बारिश होते रहती है, लगातार बारिश होते रहती है। तभी जैसलमेर, मैंने आपको पढ़ाया था कक्षा 6 के 8वीं अध्याय में कि जैसलमेर ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी गर्म होती है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी पूरे वर्ष बारिश नहीं होती है। जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलता है। रवि ने कहा, बात सही है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि राजस्थान में थार मरुस्थल में या रेगिस्तान में ऊँट जो होता है उसको वहाँ का हवाई जहाज़ भी कहा जाता है, जहाज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक यहाँ, ये हो गया आपका परितंत्र। ठीक है, ये आपका परितंत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेगा ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली व अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्थान, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के हिसाब से जलवायु में अंतर होता है। जलवायु के कारण वहाँ पे वनस्पति में अंतर होता है, और वनस्पति के कारण लोगों के रहन सहन के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल सही। तो उसने बिल्कुल सही बात बोला था। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारी, अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम भी तो एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे हम पे आश्रित हैं, क्योंकि पौधे को हम लगाते हैं, उसमें पानी देते, तब वो बड़े होते, जब बड़े होते फिर हम उन पे आश्रित हो जाते हैं, उनसे फल आता है, हम फल लेकर खाते हैं। ठीक है, और उसमें हम समय समय पर पानी, फर्टिलाइजर देते रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। जीवधारियों की आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जीवधारियों की आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे समुद्र में जो रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, वो समुद्र को भी फायदा पहुँचाते हैं और समुद्र उनको भी फायदा पहुँचाता है। ठीक है, तो ऐसे ही परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। ठीक है, जैसे जैसे समय हो रहा है, पहले के ज़माने में फ़ैन ये सब नहीं था, धीरे धीरे फ़ैन आ गया। पहले तो वो हम लोगों ने टेम्प्रोरी फ़ैन यूज़ किया, जो कि कार्टून वगैरह से बनाकर, ठीक है, लकड़ी से बनाकर, पत्तों से बनाकर। फिर जैसे जैसे समय बीते गया फिर फ़ैन बना, ठीक है, फिर बिजली की आविष्कार हुई, उसके बाद अब तो एसी की आविष्कार हुई। तो ये जैसे जैसे थी आवश्यकता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मानव जो है पर्यावरण का उपयोग कर रहा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का यहाँ पे ह्रास भी हो रहा है। ठीक है, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आप ये जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो रीज़न है प्राकृतिक एवं पर्यावरण। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उपयोग
उसका उपयोग सीखना चाहिए। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि गर्मी के मौसम में हमें वैसे फल खाना पसंद करते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करे, जैसे रसीली तरबूज हो गई, आइसक्रीम हो गई। और वैसे ही सर्दी के समय में हम वैसा चीज़ खाना पसंद करते हैं जो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करे, ठीक है। जैसे चाय कॉफ़ी हम लोग ज़्यादातर पीते हैं ठंडे के मौसम में। रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। मिज़ोरम में काफ़ी हरियाली है, ठीक है, वहाँ पे पहाड़ काफ़ी सारे हैं, जंगल काफ़ी है। खेल का मैदान नष्ट होने का रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाली छुट्टियों में अपने घर पर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थान पर जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। तो हमारा ये कक्षा 7 भूगोल का अध्याय फर्स्ट पर्यावरण, जो कि काफ़ी छोटा सा अध्याय था, ये अब ख़त्म होता है। इसमें काफ़ी सारे 6-7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि परितंत्र क्या है, ठीक है। परितंत्र क्या है, तो हमने बताया था कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सुनकर वीडियो पॉज कर करके नोट करते चलिए, ठीक है। सेकंड क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतु, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला देखिए प्राकृतिक घटक, जो खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु इत्यादि हो गए। दूसरा जो हो गया मानव निर्मित घटक हो गया, वो यातायात के साधन, संचार साधन, उद्योग, पार्क इत्यादि। और तीसरा मानव खुद हो गया, जिसमें मानव, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, ये सब जिसमें आता है। चौथा क्वेश्चन, मानव निर्माण पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ओके, तो मानव निर्माण पर्यावरण के 4 जो उदाहरण हैं वो आप कोशिश कीजिए खुद से इसमें लिखने के लिए, ठीक है। ओके, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मानव निर्मित पर्यावरण जो भी है उस वहाँ पे डायग्राम में था, एक बार मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इसको लिख लीजिए, ठीक है। कंपटीशन की दृष्टि से ये सब कंपटीशन के एग्ज़ाम यहाँ पे मानव निर्मित है, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। कंपटीशन में ये सब चीज़ें कुछ नहीं पूछी जाती है। ओके, बस मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे जो अभी कक्षा 7 में है, तो उनके लिए भी ये लाभदायक हो जाएगा। ओके, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, मैंने आपको बताया था। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उसके बाद है जैवमंडल क्या है, नहीं सॉरी, उसके पहले जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ठीक है। जैवमंडल क्या है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे तीनों इकट्ठा मिले, स्थल, जल और वायु। पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते, जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ओके, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल में जो पानी से रिलेटेड होता है, वन। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो वो हो जाएगा वन। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं होगा? स्थल, क्योंकि मानवीय पर्यावरण का घटक धर्म होगा, समुदाय होगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो मानव निर्मित कौन है? पहाड़ नहीं, समुद्र नहीं, सड़क हो जाएगा मानव निर्मित। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि, तो कौन सा है इसमें?
ये हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे अपने आवश्यकता के लिए। अब आइए, अब यहाँ पे है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहला है जयमंडल। तो जयमंडल हम इसमें देखेंगे पृथ्वी नहीं, जलीय क्षेत्र नहीं, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु तीनों मिलते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग वायुमंडल जयमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या होगा? पृथ्वी के घेरने वाले वायु की चादर, उसको हम लोग वायुमंडल। जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या होगा? हमारे आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद है कारण बताइए। अब आपको यहाँ पे कारण बताना है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो क्यों करता है। ठीक है, क्यों करता है? तो मैंने आपको बताया था कि अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जैसे मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योग की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित करता है और सिंचाई का प्रबंधन करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पे आश्रित है। तो बिल्कुल आश्रित है, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में मैंने जो बुक पढ़ा पूरा का पूरा अभ्यास में आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं। यदि आप ऊपर अच्छे से रुक रुक कर समझते हुए नोट करते हुए यदि आप नीचे तक आए होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर जो है पर्यावरण ये यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब आप कोशिश कीजिए कि ये जो भी है आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब दूसरा जो अध्याय है कक्षा 7 का भूगोल का मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें मालूम चले कि कहाँ पे गलती हो रही है और भी क्या मॉडिफाई करना चाहिए वीडियो में। ठीक है, बिकॉज़ परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद, शुभ दिन।